Hello everybody, this is Anushka Raj. Welcome back to my channel UPSC and all IS in making. Today's video lecture is regarding DPSP. It is an important topic for UPSC prelims 2020 as well as all state PCS paper. So, in this video we will cover all the important parts of DPSP in one single video, which will maybe less than 15 minutes. So let's start. First, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये जो है पार्ट 4 में आता है. आर्टिकल 36 to 51 इज रिलेटेड टू DPSP, कैटेगरी ऑफ DPSP पार्ट 4. इसको हमेशा याद रखना है कि ये पार्ट 4 में आता है. ये कहाँ से लिया गया है? तो आइरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. अब देखो, इसके बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो काफ़ी ज़्यादा B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला था? नोवेल फीचर्स बोला था DPSP को. क्यों बोला था वो भी समझ में आएगा. DPSP एंड एफआर फॉर फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है? फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. DPSP प्लस एफआर मीन्स फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में आता है. इन दोनों को मिला के फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. DPSP को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है इसके बारे में आगे, इसके बारे में जैसे जैसे पढ़ते जाओगे पता चलेगा. अब फीचर्स ऑफ DPSP के बारे में देखते हैं. तो फीचर्स क्या है? इंस्ट्रूमेंट टू ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1931 से लिया गया था. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके थ्रू मतलब समझो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट जो है, मैक्सिमम पार्ट जो है 1935 के एक्ट से ही लिया गया था. ठीक है. इट इज़ द कॉम्प्रीहेंशन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट. ये क्या चीज़ को कवर करेगा? इकोनॉमिक टर्म को भी कवर करेगा, सोशल को भी कवर करेगा, पॉलिटिकल प्रोग्राम को भी कवर करेगा. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट किसको कहा जाता है? तो DPSP को वेलफेयर ऑफ द स्टेट के कैटेगरी में रखा जाता है. स्टेबलाइज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. DPSP से क्या होता है? सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की नींव रखी जाती है. ठीक है. अब देखो, अगर DPSP कोई तोड़ता है, DPSP के आर्टिकल्स को कोई फॉलो नहीं करता है, तो वो उसको आप नॉन जस्टिएबल है. ठीक है, इन नेचर, मतलब आप जस्टिएबल नहीं है. बट इट हेल्प्स द कोर्ट इन एग्जामिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ. अभी जो हाल ही में है, प्रोसेस ऑफ द लॉ के थ्रू जो डिस्कशन हो रहा है, मतलब हमारे में जितने भी जितने भी जजेस हैं वो डिसीजन किस बेसिस पे दे रहे हैं? प्रोसेस ऑफ द लॉ के. ठीक है, प्रोसीड्यूर स्टेबलाइज बाय द लॉ के नहीं, प्रोसेस ऑफ द लॉ के थ्रू दे रहे हैं. तो DPSP का वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है. अगर कोई आदमी DPSP को फॉलो नहीं करता है तो आप उसके ऊपर उस बेसिस पे केस नहीं कर सकते हो. ठीक है, मतलब इस बेसिस पे आप उसको सज़ा नहीं दिला सकते हैं. नॉट लीगली इन्फोर्समेंट. समझ में आ रही है बात? जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, नॉट लीगली इन्फोर्समेंट है, मतलब आप लीगली इसको फोर्स नहीं कर सकते अगर कोई DPSP फॉलो नहीं कर रहा है. लेकिन तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कमाल का चीज़ है. सेंट्रल स्टेट एंड कैन नॉट कंपेल टू द इम्प्लीमेंट देम. अब देखो, सेंट्रल एंड द स्टेट एंड लोकल कैन नॉट कंपेल टू इम्प्लीमेंट दे. मतलब DPSP जो है उसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी इंसान को या किसी भी अथॉरिटी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आपको ये चीज़ करना ही करना है. अब देखो, DPSP 36 से लेकर 51 तक है. निकली इसकी क्लासिफिकेशन 3 है: सोशलिस्ट, गांधीनियन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल. ठीक है. सोशलिस्ट, सोशल टर्म पे गांधी महात्मा गांधी ने जो हमारे बापू हम महात्मा गांधी ने जो भी कहा था, आइडियोलॉजी बातें कही थी जो सोशल टर्म पे अच्छी हो, इकोनॉमिक टर्म पे अच्छी हो, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है. लिबरल, इंटेलेक्चुअल बातें. लिबरल मतलब जो सबके लिए लिबरल हो, लिबरल बातें करते हो, वैसे आर्टिकल्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं. अब इसके देखो, सोशलिस्ट आर्टिकल क्या क्या है. यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया है लाइन बाय लाइन. जो सोशलिस्ट हो, गांधीनियन हो एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल आर्टिकल्स हो, उनको तीनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है ताकि ये आपका काम जो है थोड़ा आसान हो जाए. अगर अलग अलग करके पढ़ोगे तो लाइन बाय लाइन 36 से 51 तक पढ़ो, फिर उसके बाद उसको सोशलिस्ट में बांटो, फिर उसको लिबरल में बांटो. तो इससे अच्छा है कि अलग अलग करके पढ़ लो.
तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? तो आर्टिकल 38 सबसे पहले क्या कहता है ये देखना होगा। तो आर्टिकल 38 कहता है स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल। ठीक है, अब ये कब लिया गया था? तो 44th अमेंडमेंट जब आया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, उसके थ्रू इसमें इंक्लूड किया गया था डीपीएसपी में। स्टेट को, मतलब इंडिया गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। ये आर्टिकल 38 है। आर्टिकल 39 क्या होगा? सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कुछ प्रिंसिपल है जिसको फॉलो किया जाएगा स्टेट के थ्रू। आर्टिकल 42 ऑफ द आर्टिकल 39 42 CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 के थ्रू किया गया। आर्टिकल 39A क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसको यहाँ पे आर्टिकल 39 क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब हर आदमी को एक इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड फ्री लीगल एड का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इंसान लीगली टर्म पे अगर जेल जाता है, लीगली टर्म पे वो उस पर FIR दर्ज किया जाएगा, वो जेल के लिए जाएगा, फिर उसका केस अगर कोर्ट में जाएगा और वो अपने लिए एक कोई वकील को फिक्स नहीं कर पा रहा, अपॉइंट नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर सको। ठीक है, ये 42 अमेंडमेंट 1972 के थ्रू लिया गया था। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, आर्टिकल 41 के थ्रू ये लिया गया है। ये आर्टिकल 41 में है कि राइट टू वर्क, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है राइट टू वर्क। ठीक है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टन केसेस। टू एजुकेशन भी, राइट टू वर्क भी होना चाहिए, टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टन केसेस भी होना चाहिए। ये आर्टिकल 41 में आता है। आर्टिकल 42 क्या है? प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ द वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ। देखो, मैटरनिटी लीव के बारे में एक्ट और बिल पास किया गया था। ये एक प्राइवेट बिल था, इसके थ्रू जो पास किया गया था, और इसका जो भी होता है मैटरनिटी लीव एंड द वर्क ह्यूमन कंडीशंस, तो ये आर्टिकल 42 में आता है। 43 जो होता है लिविंग वेजेस, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो इसी आर्टिकल 43 के मुताबिक उसको इसी आर्टिकल को बेस बना के लाने की बात हुई थी, हालांकि ये पॉसिबल नहीं था आर्टिकल 43। उसके बाद आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। जितने भी वर्कर्स है जो पार्टिसिपेशन करते हैं मैनेजमेंट इन द इंडस्ट्री के, वो आर्टिकल 43A में आता है। 43 में क्या आता है? लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। 43A में क्या आता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ये कॉन्स्टिट्यूशन 42 के थ्रू। ठीक है, ये भी आर्टिकल 39 भी 42 के थ्रू, 39A भी 42 के थ्रू। अभी तक ये आर्टिकल 38 जो है 44 के थ्रू। लास्ट जो है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। ये मिड डे मील जो है इसी के थ्रू बनाया गया है। आर्टिकल 47 के थ्रू मिड डे मील। आर्टिकल 43 के लिविंग वेजेस मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है गांधीनियन प्रिंसिपल। गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे उसके थ्रू बात किया जाएगा यहाँ पे, जिसको कहा आर्टिकल 40। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत जो है उसको ऑर्गेनाइज करने की जो बात की है आर्टिकल 40 में, वो है फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, गांधी जी के थ्रू जो आर्टिकल्स मिला है। 43 जो है लिविंग वेजेस ऑफ वर्कर्स, ये भी गांधी जी का भी एक आर्टिकल है। 43B जो सोशलिस्ट में भी था, 43 भी था, 40 नहीं था। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये 97 अमेंडमेंट 2011 में किया गया और इसको उस टाइम में आर्टिकल को ऐड किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 46 कौन है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। 46 के थ्रू जो हमारा आया है EWS बिल, इसके थ्रू आया है।
ठीक है, इसी को बेस बना के मैंने बताया था कि वेलफेयर ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू से डीपीएसपी को देखा जाता है। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉन जस्टिएबल है, नॉन इन्फोर्समेंट बाय द स्टेट है, बाय द लॉ है। ठीक है, आर्टिकल 47 अब आते हैं। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 47 सोशलिस्ट आर्टिकल में भी है। तो ये क्या है कि न्यूट्रिशन जो आप प्रोवाइड करते हो, मिड डे मील, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आप प्रोवाइड करते हो टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ये सारा आर्टिकल 47 में आता है। 48 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, आर्टिकल 47 में क्या है, एनिमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है आर्टिकल 48 में है। अब आते हैं लास्ट आर्टिकल जो पार्ट है, इसमें है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 350A, ये जो स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल एक्ट स्टेट माना जाता था जम्मू एंड कश्मीर को, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ही इसको, हालांकि इसके थ्रू वहाँ का अमेंडमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आज के डेट में जितने भी लोग हैं जो इंडिया में हैं और अदर पार्ट ऑफ इंडिया में हैं और जम्मू एंड कश्मीर में हैं, अभी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीज़न के तहत आ सकते हैं, क्योंकि सब जगह एक ही लॉ है, सबके लिए एक ही लॉ है। प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6। देखो इसमें 6 to 14 जो आता है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, और आर्टिकल 45 जो है वो 6 के बिलो में है, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू ऐड किया गया है। अब आर्टिकल 48 जो है गांधी वाले ऐड में भी आर्टिकल में था, गांधीयन में। आर्टिकल 48A जो है वो प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आर्टिकल अमेंडमेंट 42 के थ्रू लिया गया 1972 में। आर्टिकल 49 जो है प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आर्टिकल 51 है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये सारे आर्टिकल जो है लिबरल आर्टिकल्स में हैं। ठीक है, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं स्लाइड में इम्प्लीमेंटेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो डीपीएसपी के तहत क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुई इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। तो नीति आयोग जो है डीपीएसपी के थ्रू ही आया है, क्योंकि नीति आयोग क्या है, इनोवेटिव है, एडवाइजरी है, बहुत सारे काम को करता है नीति आयोग। ठीक है, 5 ईयर प्लान जो है बहुत सारी स्कीम को भी चलाता है, साइंटिफिक स्कीम को, एग्रीकल्चर स्कीम को। 5 ईयर प्लान्स जो है फाइनेंशियल प्लान वो भी डीपीएसपी के तहत है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स लाइक जमींदार्स, जागीरदार्स एंड इमामदार्स, ये जो तीनों टर्म को ख़त्म किया गया है वे भी डीपीएसपी। सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, ये भी डीपीएसपी। कोऑपरेटिव फार्मिंग, चाइल्ड लेबर प्रोविज़न एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का जो एक्ट था। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, बॉन्ड एंड लेबर सिस्टम ऑबलिजन एक्ट 1976। फिर से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना है, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर SC/ST 65th अमेंडमेंट 1990 से ऐड किया गया। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये आपको 1993 में ऐड किया गया। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 93 में, वुमेन 92 में, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2007 में, एंड कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और ये 102 अमेंडमेंट एक्ट है। EWS रिजर्वेशन 103। अब EWS क्या है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो 10% का रिजर्वेशन रखा गया है गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी 103 अमेंडमेंट जो है इसका भी क्या है, डीपीएसपी एक्ट के थ्रू। ये डीपीएसपी जो कैटेगरीज है आर्टिकल्स के, उसको आप उसकी कैटेगरीज में आप रख सकते हो, ये डेवलपमेंट कैटेगरीज में।
ठीक है, अब देख रहे हो आर्टिकल आउटसाइड पार्ट 4, बहुत सारे और भी आर्टिकल्स हैं जो पार्ट 4 के आउटसाइड यानी कि डीपीएसपी के तरह ही वो एक्ट करते हैं। जैसे आर्टिकल 335 जो पार्ट 16 में आते, जो अभी मैंने बताया कि नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी जो है, उसमें जो आर्टिकल 335 आता है वो किसके तहत है, डीपीएसपी के तहत है। आर्टिकल 350A इंस्ट्रूमेंट इन मदर लैंग्वेज, ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन होगा ना तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाएगा। जो मदर लैंग्वेज है 350A पार्ट 17 में आता है, उसी को बोलते हैं। वो भी एक डीपीएसपी के पार्ट हुआ, डीपीएसपी का पार्ट नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव उनका वही हुआ, डीपीएसपी वाला हुआ। आर्टिकल 351 पार्ट 17 डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, प्राइमरी स्कूल में हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करो, 10th तक हिंदी होना चाहिए, 8th तक अभी कंपलसरी था, 8 to 10 आप चॉइस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ टर्म्स क्या हुए, और डीपीएसपी आउटसाइड इट्स पार्ट 4, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, आप एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हो इसको। इससे ज़्यादा डीपीएसपी मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए रिगार्डिंग प्रीलिम्स एंड मेंस भी। मेंस राइटिंग तो खैर यूज़ पार्ट है, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो रेलेवेंट है प्रीलिम्स के लिए एंड सफिशिएंट है। काइंडली आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मेरे डेली करंट अफेयर्स वीडियोस भी आते हैं, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर टाइम ये ज़रूर है कि मॉर्निंग में नहीं दे पाती हूँ मैं, लेकिन जब भी जितने भी टाइम मिलता है मुझे, जिस समय टाइम मिलता है, मैं उस चीज़ को थोड़ा सा कुछ इशूज़ होने की वजह से, अपनी सिटीज़ में होने की वजह से, सिटी में होने की वजह से ये इशू आ रही है। द हिंदू न्यूज़पेपर यहाँ पे मिलता नहीं है, कंपाइल करके अरेंज करवाना पड़ता है, थोड़ा लेट से आता है, एक दिन लेट आने की वजह से ये मैं एक दिन लेट वीडियो बना पाती हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।